चल मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर, सृजन क्लासेस फ्रॉम जहानाबाद, है ना। हम आपको पढ़ा रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 10, काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब टू भी जब भी रहेगा तो पास्ट टेंस के प्लूरल में यानी सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। जिसमें हम बताए थे कि इफ से शुरू रहेगा और वर्ब के रूप में बी रहेगा और अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ शुड या वुड रहेगा, तब सेंटेंस से शर्त का बोध होगा और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना है। सेंटेंस इफ से शुरू रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, बी के बाद कोई नाउन रहेगा, सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में एज इफ लगा रहेगा, वर्ब के रूप में बी रहेगा, वो सेंटेंस से अनुमान का बोध होगा और सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप देख रहे हैं, है ना, और कल पढ़े होंगे तो उसमें मालूम चल रहा होगा कि चाहे सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त और अनुमान का बोध हो, वर्ब के रूप में बी था, है ना। बी का मतलब आप भली भांति जानते हैं मिजार बाज बेर होता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हो, शर्त का बोध हो, अनुमान का बोध हो और वर्ब के रूप में बी न हो, तब क्या होगा, है ना। यहाँ भी प्रश्न उठ सकता है कि अगर बी नहीं रहेगा सर तो क्या करेंगे। बी था तो ना वर कर दे रहे थे, लेकिन बी नहीं रहेगा, कोई मुख्य क्रिया आ जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा, है ना। तो वहाँ पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नोट पॉइंट को सीखते हैं। रूल नंबर 10 का नोट पॉइंट है, ध्यान देना है। अगर सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त जिसे कहते हैं कंडीशन, अनुमान जिसे हम कहते हैं गेस, अगर सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा, शर्त, अनुमान का बोध हो और वर्ब के रूप में बी ना हो, और वर्ब के रूप में भी ना हो, कोई दूसरी मुख्य क्रिया हो, कोई दूसरी मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब, कोई दूसरी मुख्य क्रिया हो, तब उस मुख्य क्रिया को, तब उस मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब, तब उस मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब, है ना, तब उस मुख्य क्रिया को V2 का मतलब क्रिया के दूसरा रूप, V2 में बदल दिया जाता है। ईमानदारी पूर्वक से समझना है और ईमानदारी से ही कड़ी मेहनत करना है। अब देखो यहाँ समझना है, हम आपको कल पढ़ाए थे कि चाहे सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा का बोध हो, शर्त का बोध हो, अनुमान का बोध हो, है ना, वर्ब के रूप में बी रहता था। अब टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन रहेगा, इफ से भी शुरू रहेगा, है ना, अंतिम वाला वाक्य में शुड या वुड भी रहेगा, एज इफ भी लगा रहेगा, लेकिन वर्ब के रूप में बी न रहेगा। तो आप सोचिए कि वर्ब के रूप में बी न है तो क्वेश्चन है गलत है? नहीं। अगर वर्ब के रूप में बी नहीं है, कोई मुख्य क्रिया है, तो भी वो वाक्य से, है ना, चाहे काल्पनिक इच्छा का बोध होगा ना तो फिर शर्त का बोध होगा, तो डबल वाक्य रहेगा, एज इफ रहेगा तो अनुमान का बोध होगा।
है ना। और जब बी न रहेगा, कोई मुख्य क्रिया रहेगा, तब उसे हम V2 में बदल देंगे। ये न कि समझिए कि वर्ब के रूप में बी न है तब वर्ब में कैसे होगा, है ना। वो तो कन्फर्म है कि बी रहेगा तो वर्ब में बदल देना है जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा शर्त अनुमान का बोध होगा। लेकिन जब सेंटेंस इफ से शुरू हो, वर्ब के रूप में बी ना हो के कोई मुख्य क्रिया हो तो भी वाक्य से, और उसके बाद कोई नाउन हो तब भी वो वाक्य से काल्पनिक इच्छा का बोध होगा। अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो, है ना, और वर्ब के रूप में कोई मुख्य क्रिया हो और अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ शुड या वुड हो तो पर भी वाक्य से शर्त का बोध होगा। अगर सेंटेंस में एज इफ हो, वर्ब के रूप में बी ना हो, कोई दूसरी मुख्य क्रिया हो तो पर भी वो वाक्य से अनुमान का बोध होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा शर्त अनुमान का बोध हो, और तीनों वाक्य को पकड़ने के लिए आपको हम कल ही पढ़ा दिए थे ट्रिक कंसेप्ट कि कैसे हम लोग को मालूम चलेगा कि काल्पनिक इच्छा का बोध हुआ कि शर्त का बोध हुआ कि अनुमान का बोध हुआ। और वर्ब के रूप में बी न रहकर कोई दूसरा मुख्य क्रिया होगा तब उस मुख्य क्रिया को हम V2 में बदल देंगे। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन से ही समझ जाइए पहले। जैसे इफ आई बिकम माने होना या बनना, इफ आई बिकम द PM ऑफ इंडिया I would abolish माने मिटाना, पॉवर्टी। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता या बनता तो मैं गरीबी को मिटा देता। आप देखिए यहाँ सेंटेंस इफ से शुरू हुआ, हम बताए थे कि इफ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद अगर बी है तो ठीक है, अगर बी नहीं है उसके बाद कोई नाउन रहेगा, नाउन में PM है, अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ शुड या वुड रहेगा तो वो वाक्य से शर्त का बोध होता है। मैं भारत का प्रधानमंत्री होता या बनता तब ना गरीबी को मिटा देता। तो सेंटेंस से क्या चीज़ का बोध हुआ, शर्त का। तो देखिए दिए गए सेंटेंस से जब शर्त का बोध होता है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर का प्रयोग तब होता है जब वर्ब के रूप में बी रहेगा, लेकिन वर्ब के रूप में बी नहीं है, बिकम है, और बिकम में क्या है, मुख्य क्रिया है, तब इसको हम V2 में बदल देंगे। और यहाँ पर बी रहता तो वर कर देते। इसलिए इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि आपके सेंटेंस से काल्पनिक इच्छा शर्त अनुमान का बोध होगा और वर्ब के रूप में बी न देकर कोई भी मुख्य क्रिया दे देगा तो उस मुख्य क्रिया को V2 में बदल देगा। V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए परेशान नहीं होना है ना। ऐसा कि कह दीजिएगा कि क्वेश्चन में गलत है। इफ आई बिकेम हो जाएगा, इफ आई बिकेम द PM ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता या बनता, आई वुड एबोलिश पॉवर्टी, तो मैं गरीबी को मिटा देता। पॉवर्टी माने गरीबी, एबोलिश माने मिटाना। इसको नोट कर लीजिए और बतलाते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन समझेंगे। जैसे सी बोस्ट्स एज इफ, हम कल ही बताए थे कि एज इफ अगर आता तो सेंटेंस से अनुमान का बोध होता है। एज इफ का मतलब मानो, सी नो एवरीथिंग, वह इस तरह डिंग हाँकती है मानो वह सब कुछ जानती हो। देखिए सेंटेंस में एज इफ लगा हुआ है, अब वर्ब के रूप में बी नहीं है। अगर बी रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे, एज इफ रहेगा वर्ब के रूप में कोई मुख्य क्रिया आ जाएगा। नो क्या है, एक मुख्य क्रिया है, तो इसको हम V2 में बदल देंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा।
सी बोस्ट्स एज इफ, वह इस तरह बात करती है मानो, नो को V2 में बदल देंगे। कोई भी मुख्य क्रिया रहेगा और सेंटेंस से अनुमान का बोध होगा। अनुमान का बोध तब होगा जब एज इफ लगा रहेगा, और कोई मुख्य क्रिया रहेगा तो उसको हम V2 में बदल देंगे। बी रहेगा तो वर कर देंगे। सी न्यू एवरीथिंग, वह इस तरह डींग हाँकती है मानो वह सब कुछ जानती हो। वह इस तरह डींग हाँकती है मानो वह सब कुछ जानती हो। जैसे देखो यहां क्वेश्चन, जैसे he talks as if he know everything the world, about the world। about the world, everything about the world। वह इस तरह बात करता है मानो इस दुनिया के बारे में वो सब कुछ जानता हो। तो एज इफ लगा हुआ है, एज इफ लगा रहेगा तो सेंटेंस से अनुमान का बोध होगा। बी रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे। अगर बी ना रहेगा, कोई भी मुख्य क्रिया रहेगा तो उसको हम V2 में बदल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ ही टॉक्स एज इफ, वह इस तरह बात करता है मानो, ही नो का दूसरा रूप न्यू हो जाएगा। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। वह इस तरह बात करता है मानो वह संसार के बारे में सब कुछ जानता हो। इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो यहाँ, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ऐसे जो तीनों ट्रिक आपको बता दिए हैं नोट पॉइंट में, उससे फालतू नहीं आएगा। लेकिन इसको भी याद रखिएगा कि काल्पनिक इच्छा शर्त अनुमान वाले वाक्य, काल्पनिक इच्छा शर्त अनुमान वाले वाक्य प्रायः इफ, एज दाउ, एज इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, दे विश, है ना, से शुरू होता है। इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर देखिए यहाँ, ध्यान देना है। जब भूतकाल, जिसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, जब भूतकाल में एक क्रिया का मतलब काम, जब भूतकाल में एक क्रिया पहले से चल रही थी, ध्यान दीजिएगा। यानी भूतकाल में एक काम पहले से हो रहा था, है ना। जब भूतकाल में एक क्रिया पहले से चल रही थी तथा इसी बीच, जो काम पहले से चल रहा था उसी बीच, तथा इसी बीच कोई दूसरी क्रिया मतलब काम, कोई दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तब पहले क्रिया के लिए, तब पहले क्रिया यानी पहला काम, तब पहले क्रिया के लिए
तब पहले क्रिया के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले क्रिया के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है तथा दूसरी क्रिया के लिए यानी दूसरा काम के लिए तथा दूसरी क्रिया के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब भूतकाल में एक क्रिया पहले से चल रही थी, यानी कोई काम पहले से हो रहा था, चल रहा था, और उसी बीच में दूसरा काम शुरू हो जाए। एक काम पहले से भूतकाल में चल रहा था, कोई काम भूतकाल में पहले से एक काम चल रहा था और उसी बीच दूसरा काम शुरू हो जाए, तब पहले काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वर, भी फोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, और दूसरी काम के लिए जो काम बीच में शुरू हुआ, उसी बीच जो दूसरा काम हुआ, उस काम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। याद रखिएगा कि भूतकाल में एक क्रिया पहले से चल रही थी और इसी बीच दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। एक काम पहले से चल रहा था और इसी बीच दूसरा काम शुरू हो जाए, तो पहले काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वर, भी फोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम है सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वर और भी फोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, और जो बीच में काम शुरू हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। आप लोग बचपन की बात को याद कीजिएगा कि आप भाई बहन हैं या दो भाई हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे कहते थे? कंप्लेन अपने माता पिता के पास करते होंगे तो कहते होंगे कि हम पढ़ रहे थे और आके उधर से मार दिया। तब पहले काम कौन हो रहा था कि आप पढ़ रहे थे, और इसी बीच दूसरा काम क्या शुरू हुआ कि वो आके मार दिया। वो आके मतलब आपका भाई या बहन मार दिया। तो जो पहले काम जो पढ़ रहे थे वो उसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो मार दिया आप कैसे बोलते हैं कि आकर मार दिया। उसी बीच दूसरा काम शुरू हुआ कि आकर वो क्या कर दिया, मार दिया। तो वही बीच में जो काम शुरू हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी एक काम भूतकाल में पहले से चल रहा था और उसी बीच दूसरा काम शुरू हो जाए, तो पहले काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है और दूसरे काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझिएगा, while राधा वाज राइटिंग ए लेटर, जब राधा एक पत्र लिख रही थी, गणेश स्विच्ड ऑफ द लाइट, गणेश स्विच्ड ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। जब राधा एक पत्र लिख रही थी, गणेश लाइट बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ भूतकाल में एक काम पहले से चल रहा था, तब एक काम पहले से कौन चल रहा था कि जब राधा एक पत्र लिख रही थी, एक काम पहले से चल रहा था, इसी बीच दूसरा काम शुरू हुआ। दूसरा काम कौन शुरू हुआ कि गणेश है जो लाइट को बंद कर दिया। तब पहला काम के लिए जो काम पहले से चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के अनुसार बाज और वर लगता है। तो देखिए पहला काम यही ना था, राधा राइटिंग ए लेटर। तो देखिए यहाँ पर राधा नाम है, बाज लगा, V4 है। पहला काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरा काम के लिए इसी बीच जो दूसरा काम शुरू हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। तो यहाँ देखिए स्विच्ड है, V2 का प्रयोग हुआ है ना जी।
एक काम भूतकाल में एक काम पहले से चल रहा था और इसी बीच दूसरा काम शुरू हो जाए, तब पहले काम के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे और दूसरे काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तब पहला काम ये चल रहा था कि भाई राधा वाज राइटिंग ए लेटर, है ना, जब राधा एक पत्र लिख रही थी, पहला काम ये हो रहा था। अब पहला काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस, राधा नाम है, बाज लगा V4 और इसी बीच दूसरा काम शुरू हो जाए तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा काम यही ना शुरू हुआ कि गणेश है जो लाइट को बंद कर दिया, तो दूसरा काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है। तो देखिए स्विच्ड है, V2 में है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भूतकाल में एक क्रिया पहले से चल रही थी और इसी बीच दूसरी क्रिया शुरू हो जाए तो पहले काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे और दूसरे काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पहला काम चल रहा था कि राधा एक पत्र लिख रही थी, इसी बीच दूसरा काम शुरू हो गया कि गणेश लाइट को बंद कर दिया। तो पहला काम के लिए देखिए यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया और दूसरा काम के लिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखो यहां भेन सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, जब वह एक गाना गा रही थी। रीना डांस्ड ऑन द स्टेज, रीना मंच पर नाची। जब वह एक गाना गा रही थी रीना मंच पर नाची। तो देखो भूतकाल में एक काम पहले से चल रहा था। कौन काम पहले से चल रहा था? कि वह एक गाना गा रही थी और इसी बीच दूसरा काम शुरू हो गया। दूसरा काम क्या शुरू हुआ कि रीना मंच पर नाची। तो जब एक भूतकाल में एक काम पहले से चल रहा था और इसी बीच दूसरा काम शुरू हो जाए तब पहले काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बाज बेर क्रिया के चौथा रूप। तब पहला काम यही ना हो रहा था। तो देखिए पहला काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया और दूसरा काम इसी बीच जो दूसरा काम शुरू हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। देखिए यहाँ डांस V2 में है। अब देखो यहाँ जैसे व्हाइल मुकेश बाज ट्राइंग टू गो आउट the bell rang। जब मुकेश बाहर जाने की कोशिश कर रहा था घंटी बज गई। जब मुकेश बाहर जाने की कोशिश कर रहा था घंटी बज गई। व्हाइल मुकेश वाज ट्राइंग टू गो आउट, जब मुकेश बाहर जाने की कोशिश कर रहा था द बेल रैंग, घंटी बज गई। तो देखिए एक काम भूतकाल में पहले से चल रहा था। कौन काम? मुकेश वाज ट्राइंग टू गो आउट, मुकेश बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। एक काम भूतकाल में पहले से चल रहा था और इसी बीच दूसरा काम शुरू हो गया कि घंटी बज गई। तब ऐसे कंडीशन में जो काम पहले से चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तब मुकेश नाम है, बाज लगा V4 है और जो दूसरा काम शुरू हुआ इसी बीच में उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ V2, तो V2 का प्रयोग हुआ है, रैंग है ना बाबू। इसलिए हम हमेशा याद रखिएंगे कि जब भूतकाल में एक क्रिया पहले से चल रही थी और इसी बीच कोई दूसरा क्रिया शुरू हो जाए तो पहले क्रिया के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे और दूसरी क्रिया के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। रोल नंबर देखो यहाँ 12। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक रूल थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद है जो पास्ट कंटिन्यूअस से रूल इतना नहीं है। 2-3 दिन में पास्ट कंटिन्यूअस के बाद 2-3 दिन में टाइम एंड टेंस समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। देयर के साथ आने वाली क्रिया
पास्ट टेंस में या पास्ट इंडिफिनिट टेंस देयर के साथ आने वाली क्रिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तब रहेगी जब बात भूतकाल की क्रिया का हो। यह आप हमेशा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देयर के साथ आने वाली क्रिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तब रहेगा जब बात भूतकाल क्रिया का हो, है ना। यानी देयर के बाद भी2, किसी क्रिया में भी2 तब लगेगा जब कोई बात भूतकाल की हो, है ना। यानी वैसा काम जो भूतकाल में हुआ हो, है ना, तब देयर के बाद भी2 का हम प्रयोग करेंगे। यानी देयर के बाद देयर के साथ आने वाली क्रिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तब रहेगी जब बात भूतकाल की क्रिया का हो। यानी देयर के बाद कोई क्रिया में भी2 तब लगेगा जब वो काम भूतकाल की हो, है ना, भूतकाल की वो बात हो, भूतकाल की काम हो। जैसे देखो यहाँ, जैसे देयर लिव्ड ए किंग इन मगध में एक राजा रहता था, है ना। अब देखिए यहाँ देयर के साथ आने वाली क्रिया लिव्ड है, ये पास्ट टेंस में तब रहेगा, यानी भी2 में तब रहेगा कोई भी क्रिया। देयर के साथ आने वाली कोई भी क्रिया, लिवे नहीं, कोई भी क्रिया पास्ट टेंस में तब रहेगा, है ना, जब बात भूतकाल क्रिया का हो, यानी जो काम भूतकाल में हुआ हो, है ना। तो देयर लिव्ड ए किंग इन मगध में एक राजा रहता था, तो ये बात भूतकाल के नहीं जी। अब मगध में राजा रहता है, ये बहुत पहले के मगध में राजा रहता था, यानी मगध में एक राजा रहता था। ये बात कौन काल का है? भूतकाल का। यह घटना भूतकाल में घट गया है, इसीलिए देयर के साथ आने वाले क्रिया में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि देयर के साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग, यानी पास्ट टेंस का प्रयोग तब करेंगे जब बात भूतकाल क्रिया का हो। जैसे देखो यहाँ, जैसे देयर लिव्ड अ किंग इन अयोध्या में एक राजा रहते थे। अब देखो यहाँ देयर के बाद भी2 आया, भी2 इसलिए आया कि बात भूतकाल का है। अयोध्या में एक राजा रहते थे, बहुत पहले की बात है ना जी, ये बात है जो भूतकाल की है, इसीलिए देयर के साथ भी2 का प्रयोग किया गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि देयर के साथ आने वाली क्रिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तब होगी जब बात भूतकाल की क्रिया का हो, या देयर के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग तब होगा जब बात भूतकाल क्रिया का हो। इसको नोट कर लीजिए। और बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थोड़ा इसमें 2-3 रूल और है ना, उसको ख़त्म कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका टेलीग्राम में होमवर्क आपको कल मिल जाएगा, संडे को मिल जाएगा। संडे को आपका होमवर्क रहेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ रहेगा टेलीग्राम पर, है ना। फिर MCQ आपका टाइम एंड टेंस का करा देंगे, और फिर से आपको टेलीग्राम में होमवर्क मिल जाएगा टाइम एंड टेंस का, है ना। इसलिए तब तक इतना आप लोग पढ़िए, घर पर मेहनत करना है ईमानदारी से। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।